मार्च 2002 में संयुक्त राज्य अमेरिका की CIA के पैरामिलिट्री अधिकारी शाह कोट घाटी और अफगानिस्तान के आसपास के आर्मर पहाड़ों में एक मिशन पर निकले थे, अल-कायदा और तालिबान बलों को कुचलने के प्रयास में। एक बार और हमेशा के लिए जैसे ही 1700 सैनिकों को एयरलिफ्ट किया गया, उम्मीदें थीं कि निर्णायक जीत मिलने वाली है। खुफिया जानकारी के अनुसार घाटी में 200 से 250 आतंकवादी विद्रोही छिपे हुए थे, लेकिन दुर्भाग्यवश यह जानकारी गलत थी। जैसे ही सैनिक उतरे और लड़ाई के लिए तैयार हुए, उन्हें सुनियोजित मोर्टार फायर और मशीन गन की गोलियों की बौछार का सामना करना पड़ा, क्योंकि 500 से 1000 के बीच आतंकवादी अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे थे। यह ऑपरेशन एनाकोंडा था और यह अफगान युद्ध की सबसे खूनी लड़ाई साबित होने वाला था। लेकिन कौन सफल होगा और यह संघर्ष कैसे आगे बढ़ेगा? आज के वीडियो में हम ऑपरेशन एनाकोंडा से पहले, उसके दौरान और बाद की घटनाओं का वर्णन करेंगे। यह देखेंगे कि उन 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ और क्या होने की उम्मीद थी। हम इस लड़ाई में शामिल प्रमुख व्यक्तियों से मिलेंगे और संघर्ष के सबसे बड़े पलों को एक एक करके समझेंगे। हमारे साथ जुड़िए जब हम अफगान युद्ध की सबसे घातक लड़ाई की चौंकाने वाली सच्चाई का पता लगाएंगे। वॉर्स ऑफ द वर्ल्ड में आपका स्वागत है। ऑपरेशन अनाकोंडा अफगान युद्ध में एक बड़ा मोड़ लाने के लिए शुरू किया गया था, जब संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना अल-कायदा और तालिबान के आतंकवादी खतरों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। हमेशा के लिए यह लड़ाई अफगान युद्ध की शुरुआत में ही हुई थी। असल में इसके कुछ ही महीनों बाद इस्लामी आतंकवादियों ने उन विमानों को हाईजैक किया जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में टकराए, जिससे आतंक के खिलाफ युद्ध शुरू हुआ। युद्ध के इन शुरुआती दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका का मुख्य उद्देश्य आतंकवादी खतरों को खत्म करना, ओसामा बिन लादेन को जल्दी से ढूंढना और कट्टरपंथी विचारधाराओं के प्रसार को रोकना था। ऑपरेशन अनाकोंडा शुरू करने से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने अक्टूबर 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम की शुरुआत की थी, जो 9/11 हमलों के कुछ ही हफ्तों बाद हुआ था। इसमें अफगानिस्तान में एक स्थानीय विद्रोही संगठन, जिसे नॉर्दर्न अलायंस के नाम से जाना जाता है, के साथ मिलकर काम करना शामिल था। इसमें उज्बेक, हजारा और ताजिक लोग शामिल थे, जो तालिबान शासन का सक्रिय रूप से विरोध कर रहे थे। ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम को हवाई हमलों और जमीनी अभियानों के मिश्रण के साथ अंजाम दिया गया, जिससे देश में मौजूद सभी ज्ञात आतंकवादी ठिकानों पर सीधे हमला किया जा सके, और यह अधिकांश हिस्सों में एक बड़ी सफलता थी। तालिबान के कई शक्ति केंद्रों पर जल्दी ही कब्जा कर लिया गया और नवंबर तक संयुक्त राज्य अमेरिका और नॉर्दर्न अलायंस काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी, पर नियंत्रण में थे। इसके बाद टोरा बोरा की लड़ाई हुई, जिसमें इस बार संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने नॉर्दर्न अलायंस के बिना कार्रवाई की। खुफिया जानकारी के अनुसार बिन लादेन अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत के टोरा बोरा पहाड़ों में शरण ले रहा था। ऑपरेशन अनाकोंडा में अंतिम लड़ाई से पहले इसे अफगान युद्ध की सबसे खूनी मुठभेड़ माना जाता था। युद्ध से पहले संयुक्त राज्य अमेरिका ने टोरा बोरा पहाड़ों के पास पश्तून सैन्य बलों का समर्थन हासिल कर लिया था और उन्होंने जलालाबाद शहर के पास स्थित एक बड़े अल-कायदा प्रशिक्षण शिविर पर हमला करने के लिए कदम बढ़ा दिए थे। हालांकि शुरू से ही उनके नए सहयोगियों की इस मकसद के प्रति प्रतिबद्धता को लेकर चिंताएं थीं। वे अल-कायदा और तालिबान के उतने कट्टर विरोधी नहीं थे जितने कि नॉर्दर्न अलायंस थे, और वे हर रात इलाके को छोड़कर सुरक्षित रूप से अपना रमजान का रोजा खोलने का इरादा रखते थे।
इसके अलावा यह पता चला कि बिन लादेन और उनके सबसे करीबी सहयोगी इसी ट्रेनिंग कैंप में मौजूद थे, लेकिन वे अव्यवस्थित हमले के दौरान वहां से निकलने में कामयाब हो गए। ऑपरेशन अनाकोंडा तब एक नई खुफिया रिपोर्ट से शुरू हुआ, जिसमें दावा किया गया था कि अल कायदा की ताकतें अफगानिस्तान के पख्तिया प्रांत के शाह कोट घाटी में गार्डेज शहर के दक्षिण में इकट्ठा हो रही हैं। पश्तो में शाह कोट का अर्थ है राजा का स्थान, और यह 9 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी पथरीली घाटी है, जिसमें छुपने के लिए बहुत सारी जगहें हैं। घाटी की दीवारों पर चट्टानों में गुफाएं और दरारें बनी हुई हैं, और प्राकृतिक चट्टानों की बनावट के कारण जमीन पर सैनिकों को काफी छुपने की जगह मिलती है। यह घाटी 1980 के दशक के सोवियत अफगान युद्ध में एक महत्वपूर्ण युद्ध स्थल थी, जहां सोवियत सेना को अफगान गुरिल्ला लड़ाकों के कारण पीछे हटना पड़ा था। जब तक अमेरिकी घाटी पर हमला करने के लिए तैयार हुए, तब तक बिन लादेन गिरफ्तारी से बचने के लिए पाकिस्तान भाग चुका था, और उसे पकड़ने के लिए 800 बॉर्डर रेंजर्स भेजने का अमेरिकी अनुरोध सेंट्रल कमांड द्वारा ठुकरा दिया गया था। 2001 से 2002 आ गया, और जनवरी में अमेरिकी सैनिकों को भेजने की योजनाएं शुरू कर दी गई। अमेरिकी खुफिया जानकारी के अनुसार घाटी में 200 से 250 आतंकवादी लड़ाके तैनात थे, जिनका नेतृत्व मलावी नसरुल्लाह मंसूर कर रहा था। तोरा बोरा की लड़ाई के बाद मंसूर ने आसपास के क्षेत्रों से जिहादियों को घाटी में उसके साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, ताकि अमेरिकी हमले की स्थिति में वे इकट्ठा हो सके। और उसके आदमियों ने आने वाली घटनाओं के लिए पहले से ही योजना बना ली थी। मंसूर के निमंत्रण पर 500 से 1000 के बीच आतंकवादी लड़ाके वहां इकट्ठा हो गए थे, और वे सभी युद्ध के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित थे। घाटी को खाइयों, बंकरों और मशीन गनों को लगाने के लिए ऊंचे टीलों से मजबूत किया गया था, जिससे उस पर हमला करना बेहद मुश्किल हो गया था। हालांकि ऑपरेशन अनाकोंडा शुरू होने से पहले मंसूर एक प्रतिद्वंद्वी युद्ध सरदार के साथ लड़ाई में मारे गए थे, और उनके बेटे सैफ उर रहमान मंसूर शाह कोट में तैनात सैनिकों के मुख्य मुजाहिदीन नेता बन गए थे। हाल ही में सत्ता में आए जूनियर मंसूर के बावजूद आतंकवादियों को पूरा विश्वास था कि जैसे सोवियत अफगान युद्ध में हुआ था, वैसे ही वे अपने रास्ते में आने वाले किसी भी अमेरिकी खतरे को पीछे धकेलने में सक्षम होंगे। लेकिन क्या वे सही होंगे? शाह कोट घाटी पर हमला करने की योजनाएं जनवरी और फरवरी 2002 के दौरान बनाई गई थीं। इससे पहले इंटेल ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को न केवल सैफ उर रहमान मंसूर का स्थान बताया था, बल्कि उसके हाई प्रोफाइल वांछित सहयोगियों का भी। जलालुद्दीन हक्कानी और ताहिर युल्देशेव दोनों उसके साथ ही तैनात थे। खास तौर पर हक्कानी यहां एक बड़ा खतरा था। वह सोवियत अफगान युद्ध में लड़ा था और इस इलाके से अच्छी तरह परिचित था। वह घाटी में लड़ाई करने में कोई अजनबी नहीं था, और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेनाओं ने उसे बेहद खतरनाक माना था। योजना बनाने के चरण के दौरान अतिरिक्त जानकारी इकट्ठा करनी थी, ताकि अमेरिकियों को बढ़त मिल सके। उपग्रह चित्रों और टोही इकाइयों ने घाटी और वहां तैनात लोगों के बारे में जितना संभव हो सके पता लगाने की कोशिश की, लेकिन यह काफी मुश्किल साबित हुआ। आतंकवादियों ने खुद को घाटी की दीवारों की गुफाओं और दरारों में अच्छी तरह से छुपा लिया था। यहां संयुक्त राज्य अमेरिका को इसके बजाय मानव खुफिया जानकारी इकट्ठा करने पर निर्भर रहना पड़ा। अगले कुछ हफ्तों के दौरान शाह कोट घाटी की सीमा से लगे इलाकों में उन्नत बलों को भेजा गया, ताकि जितनी अधिक जानकारी हो सके इकट्ठा की जा सके। इसमें खराब मौसम की स्थिति में कठिन इलाकों को पार करना शामिल था, और वह भी रात के बीच में एटीवी का इस्तेमाल करते हुए और फिर पैदल यात्रा करके, ताकि उन पर कम से कम ध्यान जाए। पर्यावरणीय टोही घाटी की दीवारों के ऊपर ऊंचाई पर की गई और धीरे धीरे सारी जानकारी जनरल तक पहुंचाई गई। टॉमी फ्रैंक्स
जिन्होंने इस क्षेत्र में स्पष्ट रूप से बड़ी आतंकवादी मौजूदगी से निपटने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन तैयार करना शुरू किया। एक बार जानकारी इकट्ठा हो जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना को यह तय करना था कि हमले को कैसे अंजाम दिया जाए। उन्होंने स्थानीय पश्तून सरदार जिया लोडिन की मदद लेने का फैसला किया ताकि वह अफगान सैनिकों की एक जनजातीय सेना का नेतृत्व घाटी में आतंकवादियों के खिलाफ कर सके। लोडिन अमेरिकी मेजर जनरल फ्रैंकलिन एल हेगनबेक के साथ लड़ रहे थे, जो 10वीं माउंटेन डिवीजन के कमांडर थे और ऑपरेशन एनाकोंडा का नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने जो कुछ भी तोरा बोरा की लड़ाई से सीखा था उसे अपनाने का फैसला किया। लोडिन के नेतृत्व में अफगान सैन्य बल सबसे पहले आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस बार अमेरिकी सेना घाटी के पूर्व में पहाड़ों में तैनात होगी। इस तरह पाकिस्तान भागने की कोशिश करने वाले किसी भी प्रमुख आतंकवादी को रोका जाएगा और उससे निपटा जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, डेनमार्क, नीदरलैंड्स, जर्मनी, नॉर्वे, कनाडा और फ्रांस की विशेष बलों का समर्थन भी लेगा। मिलाकर लगभग 3000 सैनिकों को घाटी के पास तैनात किया जाएगा, जिनमें पैदल सेना, स्नाइपर, हवाई समर्थन और कठिन पहाड़ी इलाकों में लड़ाई के लिए प्रशिक्षित विशेष सैनिक शामिल होंगे। यही था कि यह लड़ाई कैसे लड़ी गई। ऑपरेशन अनाकोंडा की पहली घटनाओं ने अमेरिकियों को चौंका दिया जब उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट स्थापित करने के लिए सील्स की एक टीम को पास की चोटी पर एयरलिफ्ट किया। 1 मार्च 2002 को यह स्पष्ट हो गया कि अल कायदा के आतंकवादी लड़ाई के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित थे। उनके साथ उजबेक और चेचन IMU लड़ाके भी शामिल हो गए थे, जिससे ऐसी टीमें बनी जो संस्कृतियों और विचारधाराओं को जोड़ती थीं। घाटी का सर्वेक्षण कर रहे सील्स और 7 उजबेक विद्रोहियों की एक छोटी टीम के बीच एक संक्षिप्त गोलीबारी हुई, जिसमें उनमें से 5 की मौत हो गई। पास ही सील्स को अरबी दस्तावेज मिले, जिनमें शक्तिशाली घरेलू बम बनाने के तरीके बताए गए थे, जिन्हें पुलों, इमारतों और वाहनों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। इस बिंदु पर स्पष्ट हुआ कि अमेरिका ने शायद अपने दुश्मन को कम आंका था। घाटी में 500 से 1000 के बीच विद्रोही तैनात थे, जो कि 200 से 250 की योजना से कहीं ज्यादा थे। हालांकि आतंकवादियों की संख्या अभी भी कम थी, लेकिन यह मिशन किसी भी तरह से आसान नहीं होने वाला था। अगले दिन लड़ाई बड़े पैमाने पर शुरू हो गई। मित्र अफगान उग्रवादी शाहे कोट घाटी में घुस गए ताकि जहां भी संभव हो विद्रोहियों को मार सकें, जबकि कनाडाई और संयुक्त राज्य अमेरिका के स्नाइपर्स घाटी के ऊंचे स्थानों से कवरिंग फायर दे रहे थे। इसी बीच गार्डेज में संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य अड्डे पर टास्क फोर्स हैमर की इकाइयों से भरे ट्रकों का एक बड़ा काफिला घाटी के लिए रवाना हुआ। उनमें जियालुद्दीन, उनके अधिक सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी और कई अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस के दल शामिल थे। इलाका बहुत कठिन था और कई वाहन फंस गए। लड़ाई शुरू होने से पहले ही एक बस पलट जाने के कारण कई लड़ाके घायल हो गए। इसके अलावा ट्रकों ने आगे किसी और दुर्घटना से बचने के लिए अपनी हेडलाइट्स जला दी, जिससे अचानक हमला करने का फायदा भी खो गया। इसी समय के आसपास आर्मी चीफ वारंट ऑफिसर स्टैनली एल हैरिमन के नेतृत्व में एक काफिला मुख्य समूह से अलग हो गया ताकि वे उस ऑन ऑब्जर्वेशन पॉइंट की ओर जा सकें जहां सील्स तैनात थे। ऊपर आसमान में फायर सपोर्ट देने वाला एक ऐसी 130 विमान अपने नेविगेशन सिस्टम में खराबी का शिकार हो गया और उसने काफिले को अमेरिकी के रूप में पहचान नहीं पाया। उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी, जिससे हैरिमन की मौत हो गई और अपने ही कई सैनिक घायल हो गए, जो कि फ्रेंडली फायर का एक विनाशकारी मामला था। लड़ाई की शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी। ऊपर से रॉकवेल B-1 लांसर द्वारा दी जाने वाली अतिरिक्त हवाई सहायता भी विफल हो गई थी, क्योंकि एक बम लॉन्च बे में फंस गया था। इसके अलावा वह ऐसी एक खुदेसी थी
जिसने गलती से हैरिमन को मार दिया था, उसे वापस बुला लिया गया था और जमीन पर मौजूद सैनिक हवाई सहायता की कमी को लेकर चिंतित हो गए थे। जब यह सब हो रहा था, घाटी में मौजूद मित्र अफगान मिलिशिया पर मोर्टार से हमला किया जा रहा था और उनमें से लगभग 40 लोग मारे गए या घायल हो गए। वे बिखर गए और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना के वरिष्ठ अधिकारी तोरा बोरा शेकन की लड़ाई की आपदाओं को याद करने लगे। लेकिन वे हतोत्साहित नहीं हुए। उन्होंने घाटी पर जमीनी स्तर से हमला करने का कार्य टास्क फोर्स एनविल को सौंपने का फैसला किया। इस बीच टास्क फोर्स राकासन के सैनिक अपने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टरों में सवार होने लगे और घाटी में लड़ाकों के साथ जुड़ने के लिए दक्षिण की ओर उड़ान भरी। ये वही लोग होंगे जिन्हें आतंकवादियों के भागने की कोशिश करने पर पाकिस्तान जाने वाले रास्तों को रोकने का काम सौंपा गया था। जैसे ही टास्क फोर्स राकासन के सैनिक घाटी के उत्तर पूर्वी किनारों पर उतरे, आतंकवादी हैरान रह गए। इससे सैनिकों को सुरक्षा उपाय स्थापित करने और घाटी के किनारों पर अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पर्याप्त समय मिल गया। सीमा पार किसी भी भागने के रास्ते को रोकना। चूंकि टास्क फोर्स हैमर ने जमीन पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया, आतंकवादियों ने आखिरकार अपना ध्यान टास्क फोर्स राकासन के अमेरिकी सैनिकों की ओर मोड़ लिया और वे भारी गोलीबारी में फंस गए। हालांकि उन्हें एयरलिफ्ट करके लाया गया था, लेकिन उनके पीछे पीछे अपाचे हेलीकॉप्टर भी थे, जिन्होंने मोर्टार टीमों को दबाने और विद्रोहियों को मार गिराने में उनकी मदद की। फिर भी आतंकवादी डटे रहे और उन पर आरपीजी रॉकेट दागे, जिससे एक हेलीकॉप्टर की इलेक्ट्रॉनिक्स प्रणाली खराब हो गई और उसे पीछे हटना पड़ा। नीचे दीवारों के साथ साथ गुफाओं और खाइयों में विद्रोहियों ने टास्क फोर्स राकासन और बाकी बचे अपाचे गन शिप्स पर जीपीयू एक एंटी एयरक्राफ्ट गन से फायरिंग शुरू कर दी, जबकि आरपीजी ले जाने वाले लोग घाटी की चोटी पर लगातार हमला करते रहे। आरपीजी से लैस विद्रोही खासे खतरनाक दुश्मन साबित हुए। इन आतंकवादियों ने वही तकनीक अपनाई जो उन्होंने सोवियत संघ से लड़ते समय इस्तेमाल की थी, जिसमें वे अपने आरपीजी रॉकेट्स को आसमान की ओर दागते थे। रॉकेट्स के अंदर मौजूद वॉरहेड्स 920 मीटर की दूरी पर पहुंचते ही अपने आप फट जाते थे, जिससे हर दिशा में विनाशकारी छर्रे फैल जाते थे। इस तरीके से वे अपाचे हेलीकॉप्टरों के महत्वपूर्ण आंतरिक तंत्र और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते थे, और वे इसमें सफल भी हुए। अल कायदा के विद्रोहियों ने ऊपर से रॉकेटों की जबरदस्त बौछार की, जिससे 2 और हेलीकॉप्टरों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। नीचे से हुए इस भीषण हमले के बावजूद टास्क फोर्स राकासन ने 2 मार्च की सुबह के लगभग आधे समय तक अपनी स्थिति सुरक्षित करने में कामयाबी हासिल कर ली और वे अपनी ऊंची फायदेमंद स्थिति से घाटी में आग बरसाना शुरू कर सकते थे। दिन के बाकी हिस्से में टास्क फोर्स राकासन के सैनिकों ने अपनी स्थिति बनाए रखी, जबकि अतिरिक्त अपाचे हेलीकॉप्टर ऊपर से हवाई समर्थन प्रदान कर रहे थे। इसी बीच जमीन पर टास्क फोर्स राकासन की ओर से राहत देने वाली फायरिंग का मतलब था कि मित्र देशों की पैदल सेना घाटी के अंदर और आगे बढ़ सकती थी। फिर भी उन्हें युद्ध क्षेत्र की चट्टानों और दीवारों के किनारे अल कायदा के विद्रोहियों की जबरदस्त फायरिंग का सामना करना पड़ा और दोपहर के शुरुआती समय में 10 लोग लगभग एक आरपीजी रॉकेट की चपेट में आ गए थे, जिसे पूर्वी पहाड़ियों में से एक से दागा गया था। हालांकि वह फटा नहीं, बल्कि उनके ठीक बगल में बर्फीली जमीन पर आकर गिर गया। इसके बाद डेक्टियारियोव शपागिन लार्ज कैलिबर M1938 की गोलियों की एक डरावनी बौछार शुरू हो गई। आतंकवादी सोवियत भारी मशीन गनों का इस्तेमाल कर रहे थे, जिससे वे वह काम कर सकें जो उनके रॉकेट नहीं कर पाए। जमीन पर मौजूद लोग बचाव के लिए दौड़ पड़े और स्टाफ सार्जेंट आंद्रेई रोपेल ने उस इलाके में मोर्टार फायर बुलाने में सफलता पाई, जिससे उनके हमलावर का सफाया हो गया। उन्हें उस दिन दिए गए अपने समर्थन के लिए बाद में वेलर डिवाइस के साथ ब्रॉन्ज स्टार मेडल से सम्मानित किया गया। हालांकि अब मोर्टार टीमों ने खुद पर ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया था और आतंकवादियों ने 187 इन्फेंट्री को खत्म करने की कोशिश की, जिन्होंने पिछला हमला अपनी खुद की मोर्टार फायर का इस्तेमाल करके किया था। कई लोग घायल हो गए,
लेकिन ऑस्ट्रेलियाई स्पेशल एयर सर्विस रेजिमेंट के सिग्नलमैन मार्टिन वालिस ने हिम्मत दिखाते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान तक घसीटना शुरू कर दिया, जिसके लिए उन्हें वीरता का पदक मिला। बाकी दिन भर के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका के बम वर्षकों और लड़ाकू विमानों से हवाई हमले बुलाए गए, जिससे आतंकवादियों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी वे अपनी स्थिति का आक्रामक रूप से बचाव करते रहे। लड़ाई ने टास्क फोर्स पर भारी दबाव डाल दिया। दक्षिणी लैंडिंग जोन पर मौजूद राकासन सैनिकों के पास गोला बारूद की कमी थी और वे लगातार भारी गोलीबारी का सामना कर रहे थे। हालांकि देर शाम एक AC-130 गनशिप, जो पहले आए लड़ाकू विमानों और बमवर्षकों की तुलना में काफी धीमी गति से उड़ रहा था, ने घाटी के निचले हिस्से में लगातार फायरिंग की। हालांकि इन सैनिकों को रिकवरी के लिए एयरलिफ्ट किया जा सकता था। उनमें से 35 घायल हो गए थे, लेकिन किसी की जान नहीं गई थी। लड़ाई के दूसरे दिन के अंत की ओर जनरल हेगनबेक, जो ऑपरेशन अनाकोंडा की कमान संभाल रहे थे, ने एयरलिफ्ट की गई सेनाओं को दक्षिणी लैंडिंग जोन से उत्तरी स्थान पर स्थानांतरित करने का फैसला किया। धीरे धीरे वे दक्षिण की ओर आगे बढ़ेंगे और घाटी के फर्श पर मौजूद किसी भी लड़ाके को खत्म कर देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई भी वहां नहीं बचा था। आतंकवादी दक्षिण की ओर भाग गए थे, लेकिन वे अभी भी पाकिस्तान भागने में असमर्थ थे। इसका मतलब था कि ताकुरगढ़ की चोटी पर बनाए गए एक मजबूत निगरानी बिंदु तक रास्ता खुल गया था। दुश्मन की संख्या जानने के लिए यह ऊंचा स्थान बढ़िया था। अपाचे और AC-130 विमानों पर भारी गोलीबारी के बाद हेगनबेक ने 5 A-10 थंडरबोल्ट 2 विमान भेजने का फैसला किया, जो जमीन से होने वाली गोलीबारी के लिए कम संवेदनशील थे। थंडरबोल्ट्स अहम हवाई समर्थन देंगे, जबकि मित्र सेनाएं शेष आतंकवादी खतरे को खत्म करने के लिए और दक्षिण की ओर बढ़ीं। उन लोगों में जो ताकुरगढ़ बेस के पास एक लैंडिंग जोन की ओर भेजे गए थे, 2 सील फायर टीमें थीं, माको 30 और माको 21, जिनका नेतृत्व लेफ्टिनेंट कमांडर विक हैडर कर रहे थे। छोटी तक जल्दी पहुंचने के लिए उन्हें एक MH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद चाहिए थी, जिसे लैंडिंग के लिए तब मंजूरी दी गई थी जब टोही मिशनों में दुश्मन की कोई गतिविधि नहीं दिखी थी। लेकिन 4 मार्च को तड़के 3 बजे के आसपास चिनूक ने सील टीमों को उतारने की कोशिश की, लेकिन कुछ गड़बड़ थी। बर्फ में बने निशान बताते थे कि वहां कोई था, और वो भी हाल ही में। और जैसे ही वे लैंडिंग को रद्द करने के बारे में सोच रहे थे, चिनूक के किनारे पर 2 RPG रॉकेट दागे गए, जिससे एक इंजन बंद हो गया और उसके हाइड्रोलिक सिस्टम नष्ट हो गए। पेटी ऑफिसर फर्स्ट क्लास नील सी रॉबर्ट्स को हेलीकॉप्टर से बाहर फेंक दिया गया था जब वह आपातकालीन मैन्यूवर करने की कोशिश कर रहा था। चिनूक लगभग 4 मील दूर क्रैश लैंड हुआ और एक और हेलीकॉप्टर भेजा गया ताकि सैनिक फिर से संगठित हो सके और अपने लापता साथी की तलाश कर सके। फायरिंग पहाड़ की चोटी से हुई थी। एक बड़ी दुश्मन सेना चोटी पर इकट्ठा हो गई थी और फायर सपोर्ट के लिए एक AC-130 की मांग की गई थी। जब आतंकवादियों ने अपनी रक्षा की तो उन्होंने टेक्निकल सार्जेंट जॉन इके चैपमैन को गंभीर रूप से घायल कर दिया और मेको 30 टीम को छोटी से पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। चैपमैन और रॉबर्ट स्वीटी कोसाय और स्पर्स जीवित थे, लेकिन फंसे और बहुत बुरी हालत में थे। अब वे पहाड़ पर फंसे हुए थे और अलग अलग जगहों पर थे। रेंजर क्विक रिएक्शन फोर्स को उनकी तलाश के लिए भेजा गया, जबकि हवाई समर्थन चोटी पर मौजूद आतंकवादी लड़ाकों को खत्म करता रहा। जैसे ही रेंजरों की पहली टीम को उसी जगह उतारा गया जहां सबसे पहले चिनूक पहुंचा था, वे भी उसी जाल में फंस गए। उन्हें मुख्यालय से संपर्क बनाए रखने के लिए सैटेलाइट रेडियो नहीं दिए गए थे। सार्जेंट फिलिप स्वीटाक छोटी हथियारों की गोलीबारी में तुरंत मारे गए, जबकि घातक रूप से घायल चैपमैन, जो ड्रोन फुटेज में दिख रहे थे, रेंजरों के उतरने के दौरान उनका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे थे। प्राइवेट फर्स्ट क्लास मैट कॉमन्स, सार्जेंट ब्रैड क्रोज और स्पेशलिस्ट मार्क एंडरसन भी चैपमैन को वापस लाने की कोशिश करते हुए अपनी जान गंवा बैठे।
4 मार्च को रात करीब 8 बजे रेंजरों को पहाड़ से निकाला गया। चैपमैन और रॉबर्ट्स की मौत हो गई थी इससे पहले कि उन्हें वापस लाया जाता, और ऐसा माना जाता है कि अगर ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों की एक छिपी हुई टुकड़ी ने पहाड़ की चोटी पर हवाई सहायता नहीं बुलाई होती तो हताहतों की संख्या और भी ज्यादा होती। हालांकि तकीर गार की लड़ाई में कई आतंकवादी मारे गए, लेकिन इसमें कई सहयोगी सैनिकों की मौत भी हुई, जिससे इसे अमेरिकियों के लिए एक पायरिक विजय माना गया। ऑपरेशन का अगला चरण शाही खत घाटी से आतंकवादी लड़ाकों की मौजूदगी को पूरी तरह से साफ करना था, और इस काम में मदद के लिए ताजा सैनिकों को लाया गया। तकीरगार की चोटी पर हुए विनाशकारी घटनाक्रम के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका के कमांडरों ने एक अधिक अप्रत्यक्ष तरीका अपनाने का फैसला किया, और आगे आने वाले 2 हफ्तों की लड़ाई में ज्यादा बड़े पैमाने पर लड़ाई नहीं हुई। 10 मार्च को 400 अमेरिकी सैनिकों को बेस वापस भेज दिया गया, जबकि जियालोडिन और उनके लोग अंतिम हमला करने की तैयारी करने लगे। घाटी के फर्श पर आगे बढ़ो, विद्रोहियों को चुन चुन कर मारो और आसपास की बस्तियों को आतंकवादी मौजूदगी से मुक्त करो। हालांकि लोडिन की गुल हैदर के साथ लंबे समय से दुश्मनी थी, जो उन प्रमुख अफगान अधिकारियों में से एक थे जो उनकी मदद करने वाले थे। इसी वजह से दोनों के बीच संवाद तनावपूर्ण था और वे घाटी में प्रवेश करने के तरीके पर सहमत नहीं हो सके। घाटी को साफ करने के लिए अमेरिकी बलों ने आखिरकार उन्हें सहयोग करने के लिए मना लिया और वे 12 मार्च को घाटी में दाखिल हुए। लोडिन और हैदर ने T-55 टैंकों की एक टीम द्वारा मजबूत किए गए पिंसर मूवमेंट पर सहमति बनाई थी। हैदर इस अभियान के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हुए और उन्होंने खुद ग्रैबिंग हुक का इस्तेमाल करके घाटी की सतह पर बिछाई गई बारूदी सुरंगों को हटाने का काम किया। इस बीच लोडिन और उनके लोग दक्षिणी ओर से आगे बढ़े और दोनों टीमों ने छोटे छोटे बस्तियों को साफ करना शुरू किया। ऑपरेशन अनाकोंडा की पिछली घटनाओं के कारण किसी भी आतंकवादी की मौजूदगी खत्म हो चुकी थी। इसकी पुष्टि होने के बाद बहुत कम आतंकवादी बचे थे, इसलिए अब प्रयास मित्र देशों के शवों की गिनती और उन्हें इकट्ठा करने तथा दुश्मन के हताहतों की पुष्टि करने पर केंद्रित हो गए। 13 मार्च तक टास्क फोर्स रकासन को 10वीं माउंटेन डिवीजन ने बदल दिया था, जिन्होंने घाटी के किनारे की दीवारों और चट्टानों की तलाशी लेना शुरू कर दिया। जो भी आतंकवादी बचकर भाग गए थे उन्हें पकड़ने के प्रयास असफल रहे, लेकिन पाकिस्तान के सभी रास्तों ने अपनी स्थिति बनाए रखी। दुश्मन देश छोड़कर नहीं गया था। 13 मार्च के अंत तक हताहतों की संख्या का अनुमान पुष्टि हो चुका था। 8 संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिक, नाविक और वायुसेना के जवान मारे गए थे और 82 अन्य घायल हुए थे। 5 से 800 के बीच विद्रोही उग्रवादी मारे गए थे और व्यापक हवाई हमलों के दौरान कम से कम 14 नागरिकों की मौत हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि बचे हुए विद्रोही पहाड़ों में चले गए थे, लेकिन इस समय तक उनकी संख्या काफी कम हो चुकी थी। ऑपरेशन अनाकोंडा की अंतिम मुठभेड़ 17 मार्च को हुई थी, जब टास्क फोर्स 11 को एक उच्च मूल्य लक्ष्य के बारे में पता चला, जो शायद पहाड़ों के रास्ते एक बिना निगरानी वाले पाकिस्तान भागने के रास्ते से जा रहा था। एक प्रीडेटर ड्रोन उस काफिले का पीछा कर रहा था और उन्हें भागने से पहले रोकना एक जरूरी मामला बन गया था। टास्क फोर्स 11 रेंजर्स और ब्रिटिश SBS ऑपरेटर्स के समर्थन के साथ निकली और चिनूक हेलीकॉप्टरों को उनके लक्ष्यों से आगे उन्हें पहुंचाने के लिए भेजा गया। आतंकवादियों को वहीं रोक दिया गया जब एक चिनूक मिनीगन ने उनकी गाड़ियों को बेकार कर दिया और इस प्रक्रिया में कई विद्रोहियों को मार गिराया। जैसे ही सील्स ने अतिरिक्त फायरिंग के साथ घेराबंदी की, लड़ाई कुछ ही मिनटों में खत्म हो गई। आश्चर्य का फायदा उठाकर उन्होंने कई विद्रोहियों को जल्दी मार गिराया, जिनमें हथियारबंद अरब, चेचन और उज्बेक शामिल थे। अगर टास्क फोर्स 11 ने समय पर कार्रवाई नहीं की होती तो ये लोग पाकिस्तान भाग जाते, जहां वे अल कायदा और तालिबान बलों तक खुफिया जानकारी पहुंचा सकते थे। ऑपरेशन अनाकोंडा की घटनाओं के संबंध में
18 मार्च तक जनरल टॉमी फ्रैंक्स ने ऑपरेशन अनाकोंडा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया और इसे एक पूर्ण और बिना शर्त सफलता बताया। जांच रिपोर्टों ने इस दावे का खंडन किया और इसके बजाय इसे एक ऐसी विफलता बताया जिसमें सेनाओं के बीच आपसी झगड़े, खराब सैन्य योजना और अमेरिकी सैनिकों की टाली जा सकने वाली मौतें शामिल थीं। ऑपरेशन अनाकोंडा शाईकोट घाटी और आसपास के इलाकों से आतंकवादी उपस्थिति को काफी हद तक हटाने में सफल रहा, लेकिन आंकड़े मेल नहीं खाते थे। जहां अमेरिकी सेना ने दावा किया कि 500 से 800 आतंकवादी मारे गए हैं, वहीं केवल 23 शव ही बरामद किए गए और यह अटकलें लगाई जाने लगीं कि यह ऑपरेशन सैन्य आवश्यकता से ज्यादा मीडिया के लिए एक दिखावा था। इसके अलावा अमेरिकी सैनिकों के साथ आए मित्र देशों के गठबंधन बलों ने ऑपरेशन समाप्त होने के बाद इसकी आलोचना शुरू कर दी। एक इंटरव्यू में जर्मन स्पेशल फोर्सेस केएसके के सैनिकों ने अमेरिकी बलों के साथ तीखी बहस की बात कही। कहा जाता है कि बाद वाले यानी अमेरिकी बलों ने अत्यधिक हिंसा का इस्तेमाल किया और अफगानिस्तान में नागरिकों की हत्याओं को नजरअंदाज किया। एक मामले में एक अफगान चरवाहा जिसका अल कायदा से कोई संबंध नहीं था, गलती से जर्मन छिपने की जगह में आ गया और इस वजह से सेना ने अपनी स्थिति बदलने का फैसला किया। इस पर अमेरिकी सैनिकों ने आलोचना की, जिन्होंने जोर देकर कहा कि जर्मनों को वहीं पर उस चरवाहे को मार देना चाहिए था। ऑपरेशन अनाकोंडा के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना ने गठबंधन बलों के साथ मिलकर ऑपरेशन जकाना शुरू किया, जो एक श्रृंखला थी उन अभियानों की जिनका उद्देश्य शाहीकोट घाटी से उन विद्रोहियों को खत्म करना था जो अफगानिस्तान की जमीन पर फिर से संगठित होने की कोशिश कर रहे थे। इन अभियानों में ब्रिटिश बल प्रमुख रूप से शामिल थे और ऑपरेशन जकाना का समर्थन करने के लिए 1700 से अधिक सैनिक तैनात किए गए थे। उस समय ऐसा माना जा रहा था कि आने वाले हफ्तों और महीनों में और भी कई लड़ाइयां होंगी, लेकिन वास्तव में ऑपरेशन अनाकोंडा आने वाले कई वर्षों तक अफगानिस्तान में आखिरी बड़ी लड़ाई साबित हुआ। अपनी पूरी कोशिशों के बावजूद ऑपरेशन अनाकोंडा के बाद जब घाटी की दीवारों और चट्टानों पर तैनात सैनिक चले गए तो कई प्रमुख आतंकवादी पाकिस्तान भागने में सफल हो गए। काफी समय तक मित्र सेनाएं बस इंतजार करती रहीं, बड़ी लड़ाइयों की उम्मीद में जो कभी आई ही नहीं। गश्त दल लगातार पहाड़ों में तलाश करते रहे, शाईकोट घाटी के आसपास दुश्मन की किसी भी गतिविधि के संकेत खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ खास पता नहीं चला। दूसरी ओर तालिबान ने ऑपरेशन अनाकोंडा को एक बड़ी ऐतिहासिक लड़ाई के रूप में पेश किया और इसे अफगानिस्तान पर कब्जे के खिलाफ पवित्र जिहाद की शुरुआत बताया। उद्धरण समाप्त। सैफ उर रहमान मंसूर उस लड़ाई में बच गया था, लेकिन 2008 में मारा गया और अब आतंकवादी मकसद के लिए एक महान शहीद माना जाता है। ऑपरेशन अनाकोंडा अफगानिस्तान युद्ध का एक कठिन मोड़ था। सभी आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार इसे एक सफलता माना गया और कई आतंकवादी लड़ाकों को मार गिराया गया, लेकिन इसमें निश्चित रूप से कई कमियां भी थी। अफगान उग्रवादियों का मानना है कि अमेरिकियों ने जितने दुश्मन मारने का दावा किया, असल में उससे कम मारे गए थे और आज तक असली संख्या का पता नहीं चल पाया है। फिर भी यह पता है कि कई मित्र देशों के सैनिक इस लड़ाई में दुखद रूप से मारे गए थे, खासकर जब टेकरगार की लड़ाई की भयावहता का सामना करना पड़ा। यह अभियान अमेरिकियों के आधुनिक संघर्षों में से एक के सबसे लंबे संघर्ष की एक क्रूर शुरुआत थी और वास्तव में यह अफगानिस्तान युद्ध की सबसे खूनी मुठभेड़ साबित हुई।